आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। जी हां, 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। अजीत पवार की मौत पर मुल्क में गम की लहर है। अजीत पवार महाराष्ट्र के एक जाने माने चेहरे। अजीत पवार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार कई लीडरों ने किया है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार किया। एलजी मनोज सरा ने अफसोस का इजहार किया। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जांच की मांग कर डाली है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए परिवार के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। कोलकाता में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबे इल्मी के ज़माने से ही उनके ताल्लुकात रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने मुंबई में शरद पवार के घर में रहकर पढ़ाई की थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने दोनों परिवारों के ताल्लुकात के हवाले से अजीत पवार को महाराष्ट्र के काबिल सपूत करार दिया। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस सदमे से उभरने की ताकत दे। आपको बता दें कि बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार की सिक्योरिटी गार्ड, 2 पायलट और 1 वुमेन क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में रैली को खिताब करने के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के सोर्सेस के मुताबिक चार्टर प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो दोबारा विमान को ऊंचाई पर ले गया और रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त विजिबिलिटी कम होने की वजह से 2000 मीटर रह गई थी जमीन। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई और इसी दौरान चार्टर्ड प्लेन रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। ये भी जानकारी मिली कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था और इसमें मेडे कॉल भी नहीं आई थी। हादसे के वक्त बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई प्लेन उड़ान नहीं भर रही थी और इस मामले की अब गहराई से जांच चल रही है कि आखिर अगर किसी भी तरह का हादसा नहीं था या खतरा नहीं था या डेंजर या इमरजेंसी नहीं थी जैसा कि पायलट की जानिब से आया था, तो फिर अचानक ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसी की जांच की मांग चल रही है। तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज़ में खराबी थी, क्या मौसम ख़राब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और अफसोस की बात ये है कि उस जहाज़ में जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए उनके लिए इतना ही वक्त मुकर्रर किया गया था। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज़ में कि बारामती में जहाज़ के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनकी तमाम ख़ानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज़ के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता।
मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था जहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के ख़ानदान के साथ ही नहीं बल्कि शरद पवार साहब के ख़ानदान के साथ भी इस दुर्घटना की मैं अफसोस करता हूँ और अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अजीत पवार साहब की आत्मा को शांति मिले और सारे ख़ानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है वो इस दुनिया से चला गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश की खबरों पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक्स पर एक पोस्ट में शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक इंतहाई काबिल एहतराम लीडर थे जिन्हें पूरी लगन से अवाम की फलाह बहबूदगी के लिए काम किया था और अवाम की खदमात की थी। एलजी मनोज सिन्हा ने उनके प्रीवियस कामों को भी याद किया। हालांकि उनकी अचानक ये मौत काफ़ी दुखद है, लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार हमेशा से महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की अवाम के लिए लगे रहे। शुरुआती दौर से ही उनके ताल्लुकात सभी से, चाहे वो अपोजिशन में हो या सरकार में, सभी लीडरान से काफ़ी अच्छे रहे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अच्छे रहे और उसके बाद लगातार उनकी खिदमत भी अवाम के दरमियान चर्चा का विषय बनी रही, जिसकी वजह से आज सभी पार्टियों के लीडरान उनका नाम एहतराम से लेते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से मुतालिक हवाई हादसे की खबरों पर ऑल सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। कमेटी के सदर जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि मामले की शफाफ और संजीदगी से जांच होना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस मामले को सियासत से दूर रखने की अपील करते हुए कहा कि सच्चाई को बिना किसी शक शुबे के मुल्क के सामने रखा जाना चाहिए ताकि अवाम का यकीन कायम रहे। आज बड़े दुख की खबर थी कि अजीत पवार जी एक हादसे में इस दुनिया से रुखसत कर गए और उनके साथ और भी कई लोग चले गए। पर ये हादसा कोई सिंपल हादसा नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वीआईपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो महाराष्ट्र के। इस पर ज़रूर तहकीकात जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कई ऑलरेडी रशाकशी जो महाराष्ट्र के अंदर चल रही थी, तो उसकी वजह से बहुत से लोगों ने इस पर उंगली जो है वो उठाई है। इसको फ़ौरन किसी तहकीकात के ज़रिए साफ़ किया जाए कि ये हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। हम लोग बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। हमारा देश जो है इस वक्त हर फील्ड में बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है और ऐसे हादसों का होना एक शक व शुबा पैदा कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी तौर पर जो रसाकशी है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, बहुत से लीडरों के बीच में, तो वहाँ ऐसे सवाल जो उठाए जाते हैं कि साहब ये आफ्टर ऑल एक अच्छी खासी फ़्लाइट जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ले जा रही थी वो कैसे क्रैश हुई। बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका क़यादत की कमान मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी को सौंपे जाने के मुतालिक अखिलेश यादव के बयान के बाद एक नए सियासी महाज की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला के बयान की हिमायत की। कोलकाता में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कौमी सदर की इस तजवीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी की सियासी जद्दोजहद से अब सभी के सभी वाकिफ़ हैं और इब्तदाई ज़माने से ही ममता दी अपनी जुझारू सियासत के लिए जानी जाती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जमीन पर ममता बनर्जी ही संघर्ष कर रही हैं, लिहाजा पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में सभी सेक्युलर जमातों को उनका साथ मजबूती से देना चाहिए। अखिलेश जी का ये कहना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये हम सबको मिल बैठ के फैसला करना होगा। ये इन चीज़ों का फैसला, और वैसे भी अभी तो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने बीजेपी का मुकाबला करना है। मुल्क भर में तो अभी चुनाव 3.5 साल के बाद होंगे, तब तक हम फैसला कर लेंगे कि किस तरह का मुकाबला जो है बीजेपी के साथ किया जा सकता है। फ़िलहाल तो हमें दीदी के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एंट्री ना हो, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन हार जाएं। उससे कौन इनकार कर सकता है। जिस तरह रोज़ वो बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, रोज़ उनके साजिशों का मुकाबला कर रही हैं, जिस तरह तमाम एजेंसियों को उनके खिलाफ लगाया गया है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी दीदी का जो है डर है, तभी तो उनको
इस तरह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो उनकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं है और ये आज की बात नहीं है। हुकूमत में आने से पहले भी जब उन्होंने किसानों की ज़मीनों के लिए एहतजाज किया, आंदोलन किया, उस वक्त भी, उससे पहले भी उनकी सारी सियासत जो है एक लड़ाई और मुकाबले की बुनियाद पर कायम हुई है। और सदर जमहूरिया के खिताब से बजट सेशन का आगाज़ हुआ है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने महाराष्ट्र के सीनियर नेता अजीत पवार के अचानक इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया, उन्हें खराज अक़ीदत श्रद्धांजलि पेश की और उसके बाद उन्होंने सरकार की अहम हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत को नई रफ्तार मिली है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया। गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा, जिसके लिए मेरी सरकार ने वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। और श्रीनगर में ही आज 2 मेल टूरिस्ट की मौत का मामला सामने आया है। अफसरान के मुताबिक दोनों टूरिस्ट को अलग अलग वाकयात में बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पहले मामले में एक टूरिस्ट को डल झील के पास वाक़ एक होटल में बेहोश हालत में SMHS अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा घोषित किया। महलूक की पहचान तरनजीत सिंह के तौर पर हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दूसरे टूरिस्ट को भी बेहोशी की हालत में JVC बेमिना में स्कीम सोरा अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि वो टूरिस्ट हैदरपुरा इलाके के एक होटल में ठहरा हुआ था। स्कीम सोरा पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मुर्दा घोषित किया। महलूक की पहचान राजेश रामचंद्र महेंद्राकर के तौर पर हुई है, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस अफसरान ने बताया कि दोनों मामलों में मौत की वजह का पता लगाने के लिए मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज शुरू कर दी गई है और प्रोटोकॉल के तहत आगे की कार्रवाई चल रही है। तो 2 सयाहों की मौत का मामला इस वक्त गहरा गया है। श्रीनगर में दोनों की मौत हुई है अलग अलग वजूहात की बुनियाद पर। क्या कुछ है ग्राउंड पे इस वक्त अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। आकिब हमारे साथ जुड़े हुए। आकिब, क्या कुछ सूरत हाल है? अचानक 2 मेल सयाहों की मौत और अचानक इस तरह के वाकयात इससे पहले कश्मीर में देखने को नहीं मिले। बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से कल जो है एक सयाह की मौत हुई है, वो पहले बेहोशी की हालत में अपने ही रूम में श्रीनगर के डल गेट, क्योंकि वो एक टूरिस्ट हब माना जाता है, वहां पे उन्होंने रेंट पे रूम लिया था और उसके बाद वहां पे वो जो है पिछले कई दिनों से वो वहां पे रह रहे थे और कल वो जो है बेहोशी की हालत में अपनी ही रूम में पड़े थे। और उसके बाद जब वहां पे जो मालिक है उसने देखा तो उसने पुलिस को इतला की है और पुलिस ने इस बॉडी को जो है नजदीकी अस्पताल यानी कि SMHS अस्पताल शिफ्ट किया है और जहां पे डॉक्टर ने उसको मुर्दा करार दिया है और लगातार जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज होती है वो मुकम्मल करने के बाद जो है उनकी डेड बॉडी जो है उनके घर भेजी गई है। और दूसरा, आज सुबह जो है श्रीनगर के हैदरपुरा में एक टूरिस्ट जो है वो रेंट पे वहां पे रह रहे थे और उसके बाद वो भी जो है बेहोशी की हालत में पड़े थे और उनको जब नजदीकी अस्पताल JVC श्रीनगर जो बिन्ना में वाक़या है वहां पे उनको शिफ्ट किया गया और उसके बाद उनको सिकमी सौरा रेफर किया गया है और रेफर करते ही डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दिया है। जो कल के जो शख्स है जिसका नाम पुष्पिंदर तरनजीत सिंह, जो कि पुष्पिंदर सिंह के फर्जंद थे, जो कि यूपी के रहने वाला है और जिनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। और आज जो हुए हैं, आज जिनकी मौत हुई है, इनका नाम राजेश रामचंद्र, जो कि जिनके वालिद का नाम रामचंद्र है और जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आज सुबह इनकी भी मौत हुई है। दरअसल ये पहला वाकया ऐसा नहीं है, क्योंकि ठंड के कारण जो है काफी ज्यादा चीजों का ध्यान रखना होता है और तिब्बी माहिरीन ने भी जब भी चिले कलान का टाइम आता है तो तिब्बी माहिरीन, क्योंकि इसमें दिल का दौरे काफी ज्यादा हम देखते हैं
हार्ट अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इसमें, क्योंकि लगातार विंटर्स में हम वादी कश्मीर में ऐसे चीजें देखते हैं। और आज एक टूरिस्ट और कल एक टूरिस्ट की मौत श्रीनगर में हुई है। ये कहीं ना कहीं विंटर्स जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि बर्फबारी पिछले कई दिनों से लगातार थी, माइनस तापमान श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई एक इलाकों में देखी गई है। और आज भी जिस तरीके से श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई एक इलाकों में माइनस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, और इसमें जो है विंटर्स काफी ज्यादा बिहेव कर रहा है, जिसके चलते 2 टूरिस्ट्स की मौत हुई है। पहला श्रीनगर के झील जल में उनको रेफर किया गया SMHS, और वहां पे उनकी मौत हुई। और उसके बाद दूसरा जो है जिनको JVC अस्पताल के बाद सिकमिसोरा रेफर किया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दिया। हालांकि दोनों की जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज होती है वो मुकम्मल करने के बाद दोनों को अपने अपने आबाई इलाकों में भेजा जाएगा। एक यूपी के हैं और दूसरे जो है वो महाराष्ट्र से बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके के हादसे हुए हैं, क्या अब तक ऑफिशियली कोई इस जांच की बात कही गई है, या फिर रिपोर्ट सामने आई है, या फिर डॉक्टरों ने कुछ ऐसा कहा है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो लीगल मेडिकल टीम है वो इस मामले को देख रही है। बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से मौत वाकया हुई है और उसके बाद जांच पड़ताल तो होनी ही है, और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इस पे, क्योंकि कल जो मौत हुई है उस पर भी बैठक बिठाई गई है और एक टीम तश्कील दी गई है, और वो लगातार अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये पहले अनकॉन्शियस होना और उसके बाद अस्पताल में उनकी मौत होना, तो ये शक शुबाब भी पैदा करती है, सस्पेक्टेड ऐसा लग रहा है। तो इसमें जो है जांच पड़ताल की जा रही है, और जो इनके घर वाले हैं वो सवाल तो उठाएंगे, क्योंकि कश्मीर में मौत हुई है तो कश्मीर में मौत होने का वजूहात ही यहाँ से सॉलिड रीजन देना है, तब जाके, क्योंकि एक फैमिली मेंबर की मौत हुई है, और फैमिली मेंबर की जब मौत होती है तो वो वही जानता है जिन पे ये बीतती है, वो सवालात खड़े करेंगे और उनको जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपनी तरीके से जो है रीजन देंगे, और इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। चाहे कल के वाकया की बात करेंगे या आज के वाकया की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर पुलिस अपने तरीके से जो है जांच पड़ताल कर रही है, और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो है इसमें जो चीजें हैं, जिस तरीके सस्पेक्टेड जो है उसको सामने लाया जाए, एक रिपोर्ट बना दी जाए। जी बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि 2 सयाहों की मौत हुई है, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, खासतौर पे श्रीनगर में दोनों की मौत हुई है। देखने का भी खास होगा कि जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, और ऐसे में बाहरी रियासतों से आने वाले लोगों को कई तरह की एहतियात बरतनी पड़ते हैं, क्योंकि जो एक नेचर का एक लॉ है, फिजिक्स का जो लॉ है, वो हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होता है, और अगर इसमें ज़रा सी भी नज़रअंदाज इस चीज़ को किया जाता है तो यकीनन उस चीज़ का हमारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन खैर, इस चीज़ के लिए हम बात के लिए छोड़ते हैं, देखते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। बहुत शुक्रिया तमाम तरह मालूमात के लिए। सुलमर के एक गांव में बीती रात मामूली एवलांच आया था। मामूली मतलब काफ़ी ख़तरनाक होता है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक हालात पूरी तरीके से नॉर्मल है। इस वक्त जगह जगह एवलांच आया, पहले से ही हसास माना जा रहा था ये पूरा एरिया। एक मुकामी शख्स ने बताया कि ये एवलांच आना आम बात है और यही वजह है कि मामूली है। वीडियो में दिखाई देने वाला ज़्यादातर जो हवाएँ हैं, तेज़ हवा, उसकी वजह से इस तरह के एवलांच आ रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को इत्तला दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। इंतजामिया ने भी हालात पर काबू पाने की बात कही है। एवलांच को नज़र में रखा जा रहा है और इलाके में सयाहत या दीगर सरगर्मियों पर इस वक्त कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि सोनमर्ग में कल एक छोटी सी एक एवलांच आई थी, और जो सीसीटीवी में आप लोग देख रहे हैं कि होटल्स या बिल्डिंग्स या मकानों के ऊपर से जो बर्फ का वो एक तूफान सा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो जो है एक टाइप का एक जो है विंड होता है जब एवलांच आती है। तो कोई इससे जानी नुकसान नहीं, कोई माली नुकसान नहीं। इसकी ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी गई थी जो है अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो इसके लवाजमात जो इसके रिगार्डिंग हमने करना था वो हमने पहले ही करा था। एज अ प्रेसिडेंट मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि किसी को कोई
कोई मतलब इसमें रूमर्स फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके इन सोनमर्ग अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को अपने से सयाहों को खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप लोगों को जो है गाइडलाइन देंगे उस पर अमल करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें हमारी ही सेफ्टी होती है। और कुलगाम जिले के डीएचपुरा नूराबाद इलाके में शदीद बर्फबारी की वजह से कई लिंक रोड अब तक बहाल नहीं हो पाए। वजह भी है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि कई गांव में बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है, जिसमें दूर दराज के इलाकों के लोगों को काफी दुश्वारियां हैं। और इसके अलावा इन हालात पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर और साबिक वजीर साबिक एमएलए नूराबाद अब्दुल मजीद पाडर ने फिक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और नुमाइंदे जम्मू में आराम से बैठे हुए हैं, जबकि पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में लोग सख्त मुसीबत में हैं। पाडर ने एलजी इंतजामिया से फौरन दखल देने का मुतालबा किया है। सड़कों, बिजली, पानी और दीगर मसाइल को फौरी तौर पर ग्राउंड पे लाने की बात कही है। कुलगाम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 32 साल का एक शख्स कार के अंदर हीटर चलाकर सो गया था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह शख्स अपनी बीवी के इलाज के दौरान जिला अस्पताल कुलगाम के बाहर खड़ी कार में सो रहा था। अफसोस के मुताबिक बंद कार में हीटर चलने से दम घुट गया और उसके बाद इस शख्स की बेहोशी की हालत में मौत हो गई। हालांकि अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया था। महलूक की पहचान माशूक अहमद मीर के तौर पर हुई है। 32 साल इसकी एज बताई जा रही है। ये यूसुफ मीर का बेटा बताया जा रहा है, जो कि कुलपोरा कुलगाम का रिहायशी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक दिन ट्रैफिक बंद रहने के बाद आज लाइट मोटर व्हीकल्स की आवाजाही बहाल कर दी गई है। यानी हल्की फुल्की जो गाड़ियां हैं उसे जाने की इजाज़त है, क्योंकि इससे फिसलने में या फिर कहीं और हादसे के खतरात कम होते हैं। काजीगुंड नौयुग टनल में जम्मू की तरफ लाइट मोटर व्हीकल को आगे जाने की इजाज़त है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़क हालात में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया। लगातार बर्फबारी की वजह से हाईवे को पहले दिन बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर रही। एसएसपी ट्रैफिक कश्मीर ने जम्मू की तरफ ट्रैफिक बहाली की तस्दीक की है। मुसाफिरों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें और एहतियात बरतें और एटलीस्ट अपडेट लेकर के आगे बढ़ें। भारी बर्फबारी और ख़राब मौसम के दौरान गांधरबल जिले में कंगन पुलिस ने फंसे हुए सयाहों की मदद करके इंसानियत और फ़र्ज की बेहतरीन मिसाल कायम की। कंगन इलाके में फंसे उत्तर प्रदेश के सयाहों को पुलिस ने वक्त पर राहत पहुंचाई और बाहिफाजत बाहर निकालने में अहम किरदार अदा किया। इंस्पेक्टर लतीफ़ अली की क़यादत में पुलिस टीम की तेज़ और प्रोफेशनल कार्रवाई से सयाह काफ़ी मुतासिर नजर आए। सयाहों ने पुलिस की मदद के लिए, जज्बे के लिए और उनके रवैये के लिए तारीफ़ की और उन्होंने ऐसी पुलिसिंग पहले कभी नहीं देखी थी, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। ये वाक़या जम्मू कश्मीर पुलिस की अवामी खिदमत और जज्बात को उजागर करता है। हम यूपी से आए थे, यूपी मेरठ से, और हमारी गाड़ी फंस गई थी, रस्सी भी टूट गई थी, तो सर ने हमारी बहुत मदद करी। और अगर सर नहीं होते हमारी गाड़ी फंसी रहती। हमें तो नॉलेज नहीं है, सर भागे भागे आए, इन्होंने हाथ लगवाया और गाड़ी भी इन्होंने आग करी सर ने हमारी। सर पुलिस वाले या आर्मी वाले आए और नहीं बदतमीजी नहीं कुछ, खुद ही हाथ लगाते हैं और हेल्प करी हमारी बहुत। और हम 3 दिन से यहाँ पर है, हमें अभी तक कुछ भी शिकायत का मौका नहीं आया। मतलब कि हर आदमी ऐसा है कि हेल्प करने को खुद आ जाता है, कहने से पहले ही खुद आ जाता है। हमारे यूपी में नहीं है ऐसा, बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि मांगना पड़ेगा, किसी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, देखेगा ना सामने वाले को कि बंदा मजबूर है तो ये खुद ही आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। कुपवाड़े की बात कर लेते हैं, जहां बर्फबारी की वजह से हंगेकुट तरथपुरा सड़क पर अब भी रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि बर्फ ना हटने की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से मुतासिर है। जिला इंतजामिया दावा कर रही है कि सड़क क्लियर कर दी गई है, मगर हकीकत में रास्ता अब भी ट्रैफिक के काबिल नहीं है। मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग, बारामूला और उससे जुड़े हुए इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सयाहों की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसी उम्मीद ने उनकी आमद को बढ़ाया है। बड़ी तादाद में सयाह स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं, जहां चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर खूबसूरत से मनाजिर पेश कर रहे हैं। गुलमर्ग में सयाह बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए। इंतजामिया भी सैलानियों को हर मुमकिन सहूलियात फराम करने में लगी हुई है। एडवाइजरी के मुताबिक टंगमर्ग से गुलमर्ग तक 13 किलोमीटर सड़क पर फिसलन की वजह से एंटी स्किड चैन के बिना किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है।
नॉर्थ कश्मीर मुला के टंगमर्ग इलाके में हम इस वक्त मौजूद है। कल हाल ही में हुई बर्फबारी से यहाँ पर सारी जो टंगमर्ग है वो सफ़ेद चादर में लिपटी हुई है। तो इस वक्त हम मौजूद है गेटवे ऑफ गुलमर्ग टंगमर्ग में। तो काफ़ी सारे हंसी नज़ारे यहाँ पर कुछ आए सयाह यहाँ पर एंजॉय करते हुए हमें देखे बर्फबारी में। तो इनसे हम बात करेंगे कैसा एक्सपीरियंस लगा रहा इनको यहाँ पर बर्फबारी में, तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर। जी अपना नाम बताए, कहाँ से? मेरा नाम राहुल है, फरीदाबाद से आए हम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो कब से आप कश्मीर में हैं? हम 3 दिन हो गए हमको कश्मीर में। तो आपने एक्सपेक्ट किया था बर्फबारी ऐसी देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं पता था। 2-3 साल से नहीं पड़ रही है, पहले पड़ी थी एक बार 22 में हम आए थे। पहली बार बर्फबारी देखी? हाँ जी, पहली बार देखी है ऐसी बर्फबारी। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और मेरा नाम दीपक चौधरी जी, हम बल्लभगढ़ आए फरीदाबाद से। तो कैसा लगा आपको कश्मीर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कितने दिनों से आप कश्मीर में? मैं 22 को पहुंचे थे यहाँ पे। तो बर्फबारी आपको यहाँ पर पहली बार देखी? नहीं, हम यहाँ पे 5वीं बार आए। 5वीं बार आए। हाँ। तो कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर। कश्मीर के लोग कैसे लगे यहाँ पर? कश्मीर के लोग अच्छे हैं, फैमिली फ्रेंडली है। तो गुलमर्ग जा रहे हो आप इस टाइम? हम यहाँ से आए हैं सोनमार्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते